बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। हमने जो अपनी सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टोइकियोकेमिस्ट्री, उसका आज लास्ट लेक्चर है हमारे पास और वो है थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और उसके साथ हम बात करेंगे परसेंटेज यील्ड की। हमारे पास सबसे पहले जी थ्योरेटिकल यील्ड की बात कर लेते हैं कि यील्ड होती क्या है। यील्ड किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट होगा उसको हम यील्ड बोलते हैं। जो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है उसको आप यील्ड का नाम देते हैं। अब उसकी टाइप्स आप कह सकते हैं कि यील्ड की हमारे पास टाइप्स की आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड है, एक्चुअल यील्ड है और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक परसेंटेज यील्ड। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगी? द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि वो प्रोडक्ट की अमाउंट, वो क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ऑब्टेन होगी उसको क्या बोलेंगे? थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ अ रिएक्शन। और ये इसको आप फर्जी कह सकते हैं कि हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर जो बैलेंस इक्वेशन है उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स हमारे पास कि उसके कितने मोल्स हैं, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, जितने मोल्स होंगे उसको आप क्या नाम देंगे? थ्योरेटिकल यील्ड। देन हमारे पास है जी एक्चुअल यील्ड, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी एक्सपेरिमेंटली जो हमारे पास प्रूव होती है उसको आप क्या नाम दे रहे होते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्चुअल यील्ड ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास एक्सपेरिमेंटली हमारे पास आती है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्चुअल यील्ड। अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल की मदद से इसको क्लासीफाई करना चाहूँ, सपोज़ हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं हम घर में कोई केक वगैरह बनाना चाह रहे हैं, तो सपोज़ हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम 2 डज़न या 24 हम बनाना चाह रहे हैं जी, केक बनाना चाह रहे हैं। हमने अपने इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया, उसको हमने तैयार करना शुरू किया, ओवन में रखा, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स, ठीक है जी, सम फैक्टर्स, हम वो 24 नहीं कर पाए, हमारे पास जो प्रोडक्ट बने वो 20 आ गए। तो हमारी जो एक्सपेक्टेड थी वो कितनी थी? 24, बट एक्चुअली कितने आए? 20। तो हमारे पास जो प्रैक्टिकली हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ वो हो गया हमारे पास एक्चुअल यील्ड, और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उसको हम नाम देंगे थ्योरेटिकल यील्ड। तो डेफिनेशन क्लियर होगी, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगी उसको हम नाम देंगे थ्योरेटिकल यील्ड, और जो उसके नतीजे में एक्चुअली प्रोड्यूस होगी, एक्सपेरिमेंटली जो हमारे पास यील्ड आएगी, दैट इज़ कॉल्ड द एक्चुअल यील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। अब ये जो हमारे पास होती है एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड, ये सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। उसको हम इसी लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, हम पहले इसमें डिस्कस कर रहे थे हमारे पास है परसेंटेज यील्ड, उसके बाद हम उसके फैक्टर्स की बात करेंगे कि हमारे पास एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड कम और ज़्यादा क्यों होती है। तो पहले हमारे पास है जी परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? उसके लिए एक फार्मूला है, परसेंटेज यील्ड इज़ इक्वल टू, परसेंटेज यील्ड के लिए हमारे पास इन दोनों को हमने यूज़ करना है। एक है हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड और दूसरी आ जाती है हमारे पास एक्चुअल यील्ड। इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने देखना है कि हमारे पास क्या फार्मूला आएगा। हम लिखेंगे परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड को डिवाइड कर देंगे हम किसी से? थ्योरेटिकल यील्ड से, मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर परसेंटेज यील्ड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो इसमें स्टूडेंट्स बेंचमार्क केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड के ऑलमोस्ट इक्वल होती है। चंद एक केसेस के अंदर हम लिख सकते हैं, इन सम केसेस एक्चुअल यील्ड इज इक्वल टू द थ्योरेटिकल यील्ड।
अगर ऐसा रिएक्शन हो जिसके अंदर थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड के इक्वल हो जाए, सच रिएक्शंस, वैसे रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? सच रिएक्शंस आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव, उनको आप क्वांटिटेटिव रिएक्शंस का नाम देते हैं। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव। और इसको आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? केमिकल एनालिसिस के अंदर। दे कैन बी यूज्ड इन केमिकल, दे कैन बी यूज्ड इन केमिकल एनालिसिस। कि हमारे पास बहुत से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर एक्चुअल यील्ड इक्वल हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली थ्योरेटिकल यील्ड के। उन रिएक्शंस को आप क्वांटिटेटिव रिएक्शंस का नाम देते हैं और वो हमारे पास केमिकल एनालिसिस के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा बेटा मोस्टली क्या होता है कि जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड होती है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, तकरीबन ये कई दफ़ा बोर्ड के एग्जाम में रिपीट हुआ है। वाई द एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। हमारे पास क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन, वाई द एक्चुअल यील्ड, वाई द एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम होती है मोस्टली, ज़्यादातर चांसेस में। क्यों बेटा? इसके डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। पहली बात ये कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन कोई साइड रिएक्शन हो सकता है जिसकी वजह से हमारे पास जो डिज़ायर प्रोडक्ट था, जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए थी वो उससे कम होगी। नंबर 2 कि उसके दरमियान वो रिएक्शन जो था वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको पता है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो उसकी उतनी क्वान्टिटी नहीं मिल सकती। रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और तीसरा फैक्टर, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मैकेनिकल लॉसेज हो सकते हैं। लाइक हम डिस्टिलेशन करते हैं, हम फिल्ट्रेशन करते हैं, हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, उसके दौरान भी हमारे पास क्या हो सकती है? बेशुमार रीजंस की वजह से जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास है वर्कर है, इनएक्सपीरियंस वर्कर, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारी जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाती है। तो इसके जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, पहले नंबर पे हम लिखेंगे कि हमारे पास किसी भी रिएक्शन के अंदर साइड रिएक्शन में अकर, कि कोई साइड रिएक्शन भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे हम इसमें डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास रिएक्शन होता है, रिएक्शन में भी रिवर्सिबल, वो रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल हो सकता है जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाती है। तीसरे नंबर पे आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि मैकेनिकल लॉस हो सकते हैं। लाइक हमारे पास हम डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं, डिस्टिलेशन के साथ हम फिल्ट्रेशन करते हैं, हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, एट्सेट्रा। इन प्रोसेसेस के ज़रिए एक्चुअल यील्ड क्या हो सकती है? कम हो सकती है। हम लास्ट फैक्टर इसमें डिस्कस कर सकते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो हमारे पास वर्कर है जो काम कर रहा है वो इनएक्सपीरियंस होगा। तो इन सर्टन रीजंस की वजह से हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड होती है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाती है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, बोर्ड के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ये कई दफ़ा बोर्ड के एग्जाम में रिपीट हो चुका है। वो हमने पंजाब बोर्ड में भी अगर बात करें उसमें भी और फेडरल में भी काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि हमारे पास एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से क्यों कम होती है। तो ये हमारे पास 4 रीज़न आप बता देंगे कि पहले नंबर पर साइड रिएक्शन में अकर, उसके अंदर साइड रिएक्शन हो सकता है। नंबर 2 रिएक्शन में भी रिवर्सिबल, वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकता है जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैकेनिकल लॉस हो सकते हैं लाइक डिस्टिलेशन के प्रोसेस के दौरान, फिल्ट्रेशन के दौरान, क्रिस्टलाइजेशन के दौरान। और हमारे पास जो इनएक्सपीरियंस वर्कर होगा इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाती है। इसके साथ ही हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है वो डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, इसको इख्तिताम तक पहुंचाते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास, उसकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल है 1.9। हमें कहता है कि इन एन इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर
कॉपर मेटल वाज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास कॉपर मेटल को प्रिपेयर किया गया, ये हमारे पास कॉपर मेटल है। इसके लिए हमारे पास केमिकल रिएक्शन है कि जिंक मेटल जब कंबाइन करती है कॉपर सल्फेट के साथ, हमारे पास बनता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मेटल। ये एक इक्वेशन हमें गिवन है। वो कहता है कि इफ 1.274 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ जिंक मेटल, कि जब इतने ग्राम कॉपर सल्फेट के रिएक्ट करेंगे जिंक के साथ, a yield of 0.392 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल इज obtained। बेटा ये जो अमाउंट उसने बताई है 0.392 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल इज obtained थ्रू अ केमिकल रिएक्शन और थ्रू एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारे पास क्या होगी? एक्चुअल यील्ड। ये एक्चुअल यील्ड हमें गिवन है। कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड, हमने परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। परसेंटेज यील्ड फाइंड करने के लिए हमें पता है कि परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या होगा, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड जो हमारे पास गिवन है, हमें क्या चीज़ चाहिए? थ्योरेटिकल यील्ड। तो पहले हमें थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करना होगी, उसके बाद हम परसेंटेज यील्ड इसकी फाइंड कर सकते हैं। तो सोल्यूशन में अगर आप बात करें जी, हमारे पास जो गिवन डाटा है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं कि वी हैव गिवन डाटा। जी गिवन डाटा हमारे पास कौन कौन सा आ जाता है? पहले उसने बताया मैस ऑफ कॉपर सल्फेट गिवन। कॉपर सल्फेट का मैस हमें कितना गिवन है? 1.274 ग्राम्स, वो हमने लिख दिया। अब ये हम देखो ग्राम में हमें गिवन है, तो हमने ग्राम से इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। हमने पढ़ा था ना कि अगर हमारे पास मैस हो तो मैस या मोल में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? मैस को डिवाइड कर देंगे मोलर मैस से, तो हमें कॉपर सल्फेट का मोलर मैस फाइंड करना है। इसका मोलर मैस कितना होगा जी? हमने कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ ग्राम्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले मॉलिक्यूलर मैस कितना हो जाएगा? कॉपर का बेटा होता है 63.5, सल्फर का होता है 32 और एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 64। तो उनको जब हमने सम किया तो हमारे पास आ गया 159.5 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। अब हमने मैस को मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिवाइड करना है और हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल्स। मैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस। तो हमारे पास मोल्स कितने आगे? 7.98 10 पावर -3 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास किस चीज़ के आगे? कॉपर सल्फेट के। जब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आगे, इसकी मदद से आगे हमने क्या करना है, इसकी जो बाकी एक्सप्लेनेशन है उसको देखते हैं। तो हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो हमने यहाँ से अब इसको स्टिशियोमेट्रिकली हम देखेंगे कि हमारे पास है 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट। हमने पेरेंट्स के क्वेश्चन से देखना है 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कॉपर। अगर इसके 1 मोल और इसके 1 मोल हैं तो ऑब्वियसली जितने मोल्स हमारे पास आगे कॉपर सल्फेट के उतने ही किसके आ जाएंगे? कॉपर के। 7.98 10 पावर -3 मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू 7.98 10 पावर -3 मोल्स ऑफ कॉपर। उसके बाद 1 मोल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, हमें पता है कि उसका जो मैस होता है वो हमारे पास होता है 63.5 ग्राम। हम लिखेंगे 7.98 ग्राम्स 7.98 10 पावर -3 मोल्स ऑफ कॉपर। अगर हमारे पास 1 मोल था तो उसका मैस था 63.5। अगर उसके मोल्स 1 के बजाय हो जाए 7.98 10 पावर -3 तो उसका मैस कितना होगा? जो उसका हमारे पास फिक्स मैस है 63.5, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे जो हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी मोल्स की 7.98 10 पावर -3, तो हमारे पास आ जाएगा 0.5072 ग्राम। बेटा ये जो चीज़ आएगी ना हमारे पास 0.5072 ग्राम, इसको हम नाम देंगे थ्योरेटिकल यील्ड। ये हमारे पास क्या होगी? थ्योरेटिकल यील्ड। अब दोनों चीजें आ गई। स्टार्ट में हमें गिवन था एक्चुअल यील्ड, यहाँ पे क्या आ गई? थ्योरेटिकल यील्ड। हम फार्मूला लगाएंगे परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू, सॉरी एक्चुअल यील्ड की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 77.3%। ये हमारे पास किसकी परसेंटेज आ गई? जो हमने फाइंड करनी थी परसेंटेज यील्ड। इस तरीके से बेटा हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सब्सटेंस की परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एग्जांपल के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो अपने अख्ताम को पहुंचा। होप्स हो कि आपको इस फर्स्ट चैप्टर में बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और आपको इससे आप इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद भी हुए होंगे। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए और हमारे इस केमिस्ट्री के जो हमारे पास कंसेप्ट्स हैं इसको साथ लेके चलने के लिए आप हमारे साथ इंशाल्लाह कोऑपरेट करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।